मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका भव्य स्वागत है। मैं आज फीवर के बारे में बता रहा हूँ कि कितने प्रकार का फीवर है। उनमें से इंटरमिटेंट फीवर का क्या असर शरीर पर होता है और वह कितने दिनों में छूटता है या किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तब वह छूटेगा। तो सबसे पहले आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये मैं नए चैनल कृष्णा होमियो पर यह दे रहा हूँ और आप इसे देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो मित्रों, फीवर एक सिंपल होता है, सिंपल फीवर जो किसी सामान्य कारण से आबो हवा के चेंज से या एटमॉस्फेयर की गड़बड़ी से हुआ तो वो शरीर पर जो असर पड़ता है उसमें, या सर्दी के कारण हो गया तो उसमें जो फीवर होता है उसे सिंपल फीवर कहते हैं। उसमें कोई विशेष पॉजिटिव फैक्टर नहीं रहता। लेकिन दूसरे प्रकार का फीवर है कंटिन्यूड फीवर। कंटिन्यूड फीवर का मतलब होता है टाइफस फीवर या टाइफाइड। उसके बाद इंटरमिटेंट फीवर होता है। इंटरमिटेंट फीवर में बुखार रुक रुक कर होता है, यानी छूट गया और फिर आ गया, छूट गया फिर आ गया। उसमें विभिन्न सिम्टम के लक्षण को देख करके, लक्षणों को एकत्र करके तब हम दवा देते हैं और तब उससे हमें काफ़ी लाभ होता है। फिर है एक रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में उसको देखा गया है कि स्वल्प विराम, थोड़ा ही विराम हुआ, थोड़ी देर के लिए कम हुआ और फिर फीवर आ गया, तो उसको रेमिटेंट फीवर कहा गया है। तो रेमिटेंट फीवर में, लेकिन होम्योपैथी में जितनी भी प्रकार के फीवर का वर्णन है उस सब में सिम्टोमेटोलॉजी है, सिम्टम्स की प्रधानता है। लक्षणों का एकत्रीकरण करके तब जब हम दवा देते हैं तो उससे ज़रूर से ज़रूर लाभ होता है और बीमारी फिर रीअपियर नहीं होता। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब हम समझ गए कि वह जो रुक रुक कर होने वाला फीवर है, अभी हुआ फिर छूट गया फिर आ गया, इस तरह का जो फीवर है उसको इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। उसमें दवा, जो प्रमुख दवाएं हैं उनका मैं कुछ दवाओं का नाम लेना चाहता हूँ, जैसे ट्यूबरकुलिनम, सोडिनम, लाइको, सल्फर, फेरम मेटालिकम, कैलकेरिया, रस्टक्स, ये सब इंटरमिटेंट फीवर की दवा है। अब इंटरमिटेंट फीवर में भी जो क्रोनिक है और बहुत दिनों से आ रहा है, जाड़ा लगता है, सिर में दर्द होता है, ये सब जिसमें इनलार्ज फीवर, क्रोनिक फीवर के साथ साथ इनलार्ज लीवर का भी सिम्टम है, स्प्लीन का भी इनलार्जमेंट है। तो इस तरह के फीवर तो खास करके मलेरियल फीवर में आया करता है। तो ये सब मलेरियल फीवर जो है वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ये काटने से, ये मच्छर के काटने से होता है। लेकिन यह तो प्रूविंग का सवाल है और जांच कराने पर जब आएगा तब हम समझेंगे कि यह मलेरिया का है। लेकिन इसमें हमें यह देखना है कि यह इसकी दवा जो बार बार आए और जाड़ा लगकर आए या जाड़ा हर समय वर्तमान हो, सिर में काफ़ी दर्द हो, तो उस समय जो दवा होगी वह चिनिनम सल्फ दवा उसकी प्रमुख है। और चिनिनम सल्फ देने के बाद वह रोग, बुखार फिर रीअपियर होने की संभावना नहीं रहती और वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और फिर बुखार नहीं होता।
अब मैं गाउट के साथ होने वाले इंटरमिटेंट फीवर के बारे में बताना चाहता हूँ। गाउट मीन्स गठिया रोग हुआ। गठिया रोग के साथ इंटरमिटेंट फीवर है, तब उसमें फेरम मेट और लेडम प्रमुख दवा है। और हमें यह देखना पड़ेगा कि जब फीवर आता है तब उसमें क्या सिम्टम है। जैसे फेरम मेट में जो टोज है या पैर की उंगलियां हैं वह आइसी कोल्ड हो जाता है, और उसमें आइसी कोल्ड होने पर फेरम मेट उसकी प्रमुख दवा मानी गई है। और जॉइंट में पेन होने लगता है, स्मॉल जॉइंट में, तो हम उस समय फेरम मेट को याद करेंगे। और अगर लेडम तब होगा जब उस जॉइंट पेन में कोल्ड एप्लीकेशन यानी ठंडी हवा या ठंडा एप्लीकेशन नहाने के बाद आराम होता है, तो उसमें लेडम दवा होगी। और लेडम देने के बाद बीमारी घटने लगेगा और फिर घट जाएगा। यह गाउट के साथ होने वाले इंटरमिटेंट फीवर के लिए कहा गया है। तो मैं इनकम्प्लीट इंटरमिटेंट फीवर के बारे में बता रहा हूँ। जो इनकम्प्लीट टाइप का होता है, माने आता है पूरा अपना सिम्टम देता नहीं है, पूरा रुकता नहीं है और थोड़ी देर के लिए रुकता है फिर आ जाता है। और उसमें जो प्रमुख दवा है, हमारे केंट के रेपर्टरी में केंट महोदय ने लिखा है आर्सेनिक एल्बम और पल्सेटला इनकम्प्लीट इंटरमिटेंट फीवर की प्रमुख दवा है। और केवल हमको यह देखना है कि आर्सेनिक का पेशेंट कौन सिम्टम देगा जो हम समझेंगे कि यह आर्सेनिक देने से ठीक होने वाला है। तो इंटरमिटेंट फीवर में जब फीवर के समय ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट ए शॉर्ट इंटरवल, थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ी थोड़ी देर पर मांगता है, तो उस समय अगर यह सिम्टम उस बुखार में है, उस इंटरमिटेंट फीवर में है, जब फीवर के टाइम में, तब हम उसको ये आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी और क्रमशः 200 पोटेंसी देंगे, तो वह फिर फीवर नहीं होगा और वह इंटरमिटेंट वाला जो रुक कर आने वाला बुखार है वह फिर ठीक हो जाएगा। और फिर पल्सेटला में अनकवरिंग और कवरिंग, खास करके अनकवरिंग डिजायर जब रहता है, आर्सेनिक में ऐसा नहीं है। हम तो जब तुलना करेंगे कि आर्सेनिक कब देंगे और पल्सेटला कब देंगे, तो आर्सेनिक का पेशेंट पूरे शरीर को ढके रखना चाहता है, केवल सिर को अनकवर रखना चाहता है, तो उस समय हमको याद रखना पड़ेगा यह आर्सेनिक का सिम्टम है। और फिर पल्सेटला का पेशेंट भी बुखार के समय प्यास नहीं रहती है और अनकवरिंग डिजायर है, इसमें अनकवरिंग डिजायर है और फिर मुंह का गंध रहता है। तो इन सारे सिम्टमों को ध्यान में रखकर हम पिकुलियर सिम्टम को ध्यान में रखकर, रेड लाइन सिम्टम को ध्यान में रखकर जब हम दवा देंगे तो वह फिर ये इनकम्प्लीट टाइप का इंटरमिटेंट फीवर भी चला जाता है और फिर हम यश के भागी होते हैं। यानी यश का मतलब कि बुखार छूटेगा तो आपको यश मिलेगा, बुखार छूटेगा नहीं तो अपयश मिलेगा। यही यश आपको तभी मिलेगा जब सिम्टम्स का मिलान करके दवा देंगे, तब ज़रूर से ज़रूर यह बीमारी जाएगी। अब लीवर इनलार्जमेंट के साथ कौन ऐसी दवा है जिसमें इस इंटरमिटेंट फीवर में उपयोगी है, यह जानना ज़रूरी है। पहली दवा जो केंट महोदय ने लिखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट इनलार्ज्ड लीवर के साथ अगर इंटरमिटेंट फीवर है तो सबसे प्रमुख दवा एसिड नाइट्रिक है। एसिड नाइट्रिक केंट के रेपर्टरी में बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है और फिर नेट्रम म्यूर है और तब फेरम आर्स है दवा, वह देने पर तो लाभ होता है। लेकिन फेरम आर्स का पोजीशन 3rd पोजीशन है। पहला पोजीशन एसिड नाइट्रिक का है, उसके बाद नेट्रम म्यूर का है, तब फेरम आर्स का है। तो मित्रों, हम इंटरमिटेंट फीवर में जब इनलार्ज
लीवर रहेगा तो और भी लक्षणों के साथ, जैसे जारा देना, सिर में दर्द होना, ये प्यास लगना, मुंह सूखना, ये सब बात नेट्रम म्यूर में है। एसिड नाइट्रिक में हर समय चिलीनेस रहता है और चिलीनेस के साथ वहाँ इनलार्ज लीवर का जब देखेंगे दाहिने हाइपोकोंड्रियक रीजन में दबा कर देखेंगे तो देखेंगे कि वह बढ़ा हुआ लीवर है। और बढ़ा हुआ लीवर जब ही हम देखेंगे तो हम एसिड नाइट्रिक देंगे और फिर तब बीमारी घटना शुरू होगा और तब हम देखेंगे कि बीमारी धीरे धीरे चली जाएगी। कहते हैं कि इनलार्ज लीवर के साथ जो दवा है, पहली दवा है एसिड नाइट्रिक, दूसरी दवा है नेट्रम म्यूर, तीसरी दवा है फेरम आर्स और चौथी दवा है फेरम आयोड। तो ये इन चारों मेडिसिन का जो सिम्टम ज़्यादा कवर करेगा उसको हम देंगे और उसके देने के बाद वह चली जाएगी। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग लास्टिंग इंटरमिटेंट फीवर में कौन सी दवा है। तो केंट ने अपने रेपर्टरी में इसका खासा वर्णन किया है कि एंटिम टार्ट इज वन ऑफ देम, माने कई दवाओं में सबसे प्रमुख दवा एंटिम टार्ट है। जिस तरह सबसे पहले मैंने देखा कि ब्रोंको निमोनिया के साथ, और ब्रोंको निमोनिया, जारा, बुखार, सिर में दर्द, इस तरह के लक्षण में सबसे पहले मैंने बताया था कि चिनिनम सल्फ दवा है। उसी तरह यहाँ फिर जब लॉन्ग लास्टिंग हीट के साथ अगर बुखार इंटरमिटेंट फीवर रहता है तो उस समय हम एंटिम टार्ट को याद करते हैं। लेकिन एंटिम टार्ट में है क्या? एंटिम टार्ट में हर समय ड्राउजीनेस रहता है, ऊँगता रहता है पेशेंट, ऊँगने का सिम्टम रहता है। ड्राउजीनेस माने स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस मीन्स स्लीपीनेस, ऊँगने की प्रवृत्ति रहती है। और फिर घर घर उसके चेस्ट में घर घर आवाज़ होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में घर घर रेटलिंग साउंड होता है। उस समय खांसी भी अगर होती है तो उसमें रेटलिंग साउंड रहता है। यह एंटिम टार्ट का सिम्टम है। एंटिम टार्ट, फेरम मेट, इपिकाक और सिपिया, टेरेंटुला, इन दवाओं का प्रयोग इस तरह के लॉन्ग लास्टिंग हीट रहते हुए अगर सिम्टम दे रहा है, लॉन्ग लास्टिंग हीट रहता है, तब अगर इन दवाओं को सिम्टम मिलाकर देते हैं तो वह बीमारी जाती है। तो मैं आपको आज इंटरमिटेंट फीवर के बारे में बताया। जो दवा, जो बीमारी, जो बुखार आता है, रुकता है, फिर कम हो जाता है, फिर रीअपियर हो जाता है, यानी रुक रुक कर होने वाले बुखार को इंटरमिटेंट फीवर करते हैं, जिस तरह मलेरिया में होता है। जैसे इसमें हम देखेंगे कि चील फॉलोड बाय हीट देन पर्सपिरेशन, क्या होता है इसमें? ये सब इन्फेक्शस फीवर के अंतर्गत आता है और मलेरिया का भी वही है। तो जब पैरासाइट के कारण अगर हो रहा है, पैरासाइटिक फीवर है, तो हम देखते हैं यह इंटरमिटेंट फीवर होता है। तो पैरासाइटिक में वही मलेरिया है। मलेरिया मलेरिया का जो बुखार है वह जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहले मच्छर को और मच्छर के द्वारा किसी आदमी को काटने पर होता है, इसलिए यह पैरासाइटिक फीवर कहा गया है और इन्फेक्शन के द्वारा होता है। तो मित्रों, मैं आज इंटरमिटेंट फीवर के बारे में बताया हूँ, और कोई भी किसी तरह का शंका, समाधान या पूछने की ज़रूरत हो तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें इस कृष्ण होमियो पर, और फिर कोई पूछने की बात हो तो पूछें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।